आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। उन्नीस का वो दौर याद कीजिए जब देश की तिजोरी में सिर्फ 2 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। भारत के सामने संकट था और उसी संकट के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया, उदारीकरण का दरवाजा खोलने का फैसला। आज 35 साल बाद हम उसी दौर को याद कर रहे हैं और जो आज का स्थिति है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज 133 करोड़ मोबाइल फोन बज रहे हैं, गाड़ियां सड़कों की जगह ढूंढ रही हैं और 315 अरब डॉलर का आईटी सेक्टर दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पीपीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन क्या तरक्की की ये तस्वीर पूरी है? एक तरफ रिकॉर्ड विदेशी निवेश और जेनरिक दवाओं का वैश्विक दबदबा है, तो दूसरी तरफ आज भी जो रिफॉर्म्स हैं, जो नए किस्म के रिफॉर्म्स हैं, उनकी दरकार दिखाई देती है। इसमें ज़मीन सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, लेबर कोड लागू होने के बावजूद उनका क्रियान्वयन, इसलिए लेबर कोड सुधार भी एक बड़ी दरकार बताई जा रही है। कृषि सुधारें, बहुत कुछ हुआ है कृषि के क्षेत्र में भी, लेकिन सुधारों की फाइलें अभी भी दफ्तरों की धूल फांक रही हैं। कुल मिलाकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। जीएसटी इस बीच में आया, जीएसटी 2.0 आया। हमने पूरा भारत का एक डिजिटाइज नक्शा तैयार किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरी दुनिया को दंग कर दिया। आज उस मॉडल को अपनाने की कोशिशें दुनिया में हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रिफॉर्म्स की ये जो कवायद है अभी जारी है। मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे देश चीन के बाद हमें चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ सस्ता इंटरनेट ही विकास की आखिरी मंजिल होनी चाहिए या अभी बदलाव बाकी है? आज बात 35 सालों के उन्हीं पन्नों की जिन्होंने देश का भूगोल ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जेब और सोच का दायरा बदल दिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। स्वागत करते हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर का, वाइस चांसलर हैं IIFT के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। प्रोफेसर जोशी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय दुआ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी, बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका, गुड इवनिंग। SP शर्मा सर, चीफ इकोनॉमिस्ट एसोचैम के, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका हमारे शो पे। और दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं भारत वेब 3 एसोसिएशन एंड पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर जोशी से मैं आपकी कर रहा हूँ। प्रोफेसर जोशी सर, उदारीकरण के अब 35 साल हो चुके हैं, उसमें हमारे देश ने काफ़ी कुछ इस यात्रा को फलीभूत भी किया। जो हमने बोल्ड डिसीजंस 90 के दशक में लिए थे, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अक्रॉस गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। लेकिन अभी क्या कुछ बाकी है और एसेस कैसे कर रहे हैं आप? क्या वो उदारीकरण की जो सोच थी, उस जो उसके आउटकम्स थे, वो आपको लगता है कि वो सही हैं, वो पर्याप्त हैं, या अभी काम बाकी है सर? बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और ये एक बहुत ही दीपक जी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसला भारत सरकार का था जो 1991 में लिया गया, जिसको LPG के नाम से कहा गया। और उसके अंदर आप देखिए कि एक ही स्टॉक के अंदर जो है, जो चीजें लाइसेंस से इंपोर्ट होती थी वो फ्रीली इंपोर्ट होने लगी, और इस तरह का बहुत सारा रिफॉर्म हुआ। और जैसा कि आपने बताया कि 2 हफ्ते का जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था, वो आज लगभग 10 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत बड़ा है। ये भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था, जब जिसको एक लाइसेंस राज के नाम से कहा जाता है कि हर चीज लाइसेंस थी। अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लाइसेंस अदर देन समथिंग जो कि OGL में थी, ओपन जनरल लाइसेंस में। सो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि बहुत सारा विदेशी माल भारत में आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। फॉरेन, जैसा कि आपने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ किया, उसमें एक्सचेंज के अंदर लिबरलाइज एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम हम लाए। उसके बाद में उससे भी डू ऑफ कर दिया गया। पहले उसमें 40% 60% कन्वर्जन रेट थी। 93 आते आते हमने पूरा मार्केट कन्वर्टेबिलिटी की रेट उसके अंदर की। और ये मुझे लगता है कि दर उत्तरोत्तर ये रिफॉर्म बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर अनेक सभी विदेशी कंपनियों को अब धीरे धीरे हमने उसकी छूट दे चुकी है। सबसे पहला इसके अंदर फायदा ये हुआ, जैसे 91 में जब रिफॉर्म आया
तो हमारी आईटी इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी बनी, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि भारत की आईटी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे सबसे बेहतरीन आईटी इंडस्ट्री बन गई, वो एक हुआ। लेकिन अब ये वक्त बदल गया है। नो 35 ईयर्स हमारी चैलेंजेस अलग हो गए हैं, सारे देशों ने रिफॉर्म किया है। द होल वर्ल्ड फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी सिस्टम हैज बिकम ए ओपन पॉलिसी सिस्टम। और 91 के बाद में 95 आया, 95 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सभी संस्थाओं को कहा कि आप जो है, सारे देशों ने उसके बाद में अपनी टैरिफ स्ट्रक्चर कम किया, मार्केट में एक्सेस बढ़ाया, तो उसके बाद बहुत लंबा परिवर्तन हो गया। तो अब हमको आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है, भारत ने निश्चित रूप से ग्रोथ की है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि दूसरे कुछ देश जो थे वो लगभग उसी उसी समय पे थे, चाइना है, वियतनाम है, श्रीलंका है, उनकी ग्रोथ हिंदुस्तान से थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन हमारी ग्रोथ जो है जी। वो हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर ये देखना है कि हम वो ग्रोथ कैसे करें। नाउ इंडिया टू बिकम विकसित भारत और डेवलप्ड इकोनॉमी इन 1947, जो कि भारत ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसमें 8-9% की हमको ग्रोथ चाहिए। उसके अलावा जो चीज है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जो है पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, और भारत का जो एक्सपोर्ट में शेयर है वो उस समय बहुत कम हो गया था, जैसा कि आपको पता है। 84 में हमारा 0.4 हो गया था, फिर बहुत लंबे टाइम तक 0.9 रहा, अब हमारा 1.92% का शेयर है। लेकिन भारत का लक्ष्य है कि हम 4-4.5% का शेयर कर पाए, तो जी, उसके लिए राइट बहुत सर। सारे रिफॉर्म्स की अभी आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म हुए हैं। पिछले कुछ बजट में लॉजिस्टिक्स में हमने जी, लगभग 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 14,000 ये पैसा रखा है। राइट सर। 14 लाख करोड़ एंड 12 लाख करोड़, बहुत ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सुधार हुए हैं। और लेकिन अभी आप देखिए कि अभी क्या करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो हमको कॉस्ट देखना है। भी बाकी होगा। मैं दुआ सर के पास चलता हूं। दुआ सर, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा इशू रहा है सर जिसमें हम बहुत कोशिश हमने की, लेकिन उतना नहीं मिला। उस वक्त भी उन तमाम झंझावातों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा भी उस वक्त लगभग लगभग ऐसी स्थिति में था। और आज भी हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया, PLI जैसी स्कीमों के बावजूद 16-17% के आसपास ही अटका हुआ है। तो सुधारों ने सर्विस सेक्टर को तो पंख दिए सर, बट मैन्युफैक्चरिंग क्यों हमारी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आज भी बनी हुई है सर? दुआ सर। धन्यवाद दीपक जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बेसिक जो मुद्दे हैं यस। उनको अभी भी हमने एड्रेस नहीं की, सक्सेसफुली एड्रेस, यशस्वी पूर्वक एड्रेस नहीं कर पाए। वो क्या है कि भारत के निर्यात दो चीजों में, पहले निर्यात में हमारी कंपेटिटिवनेस दूसरे दूसरे देशों की तुलना में जो मैदान में है, या जो जिनके पास ऑप्शन है किसी दूसरे से आयात करना, उस हम उस जगह मार खा रहे हैं, और काफी मार खा रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर उदाहरण है वो हमारा चीन है, कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, और दुनिया अब वहां पे लेबर शॉर्टेज थोड़ी शुरू हुई तो चाइना ने अपना फार्म आउट कर दिया है, वियतनाम में अपनी चीजें बना रहे हैं, साउथ ईस्ट मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट करके वहां से अपना शेयर मार्केट का रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो जो मुद्दे भारत की मैन्युफैक्चरिंग को, कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें उनको एक एक करके या सबको एक साथ करके ग्रुप बना के वो एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ ठीक है, हमने FDI खोल दिया, पर FDI खोला तो चीन के पास ने भी खोला हुआ था। हमारे पास कितने लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आए और कितने लोग उधर गए, कितने वियतनाम गए, या कितने दूसरे दूसरे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ अमेरिका में गए। तो इसका मैं ये चाहूंगा कि जरूर हमें आगे जाने की आवश्यकता है, पर हमें साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लंबी दौड़ है, हमें काफी समय लग सकता है कंपेटिटिवनेस में आगे जाने में, और हमारे एम्प्लॉयमेंट
जो इंडस्ट्री में मिलना चाहिए, रोजगार में क्रिएट होने चाहिए, वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं कर पा रहे हैं। हमें इसलिए जहां पे हमें कंपेटिटिवनेस है, सर्विसेज सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा बल देते हुए हमें अपने एम्प्लॉयमेंट को आगे ले जाना है। नहीं तो आज जो हम देख रहे हैं कि जरूर हमारा 7%, 7.5% जीडीपी बढ़ता रहा है, औसत में 6.25% पिछले 10-15 साल में बढ़ा है, पर हमारा उसी पेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता तो हम देख रहे हैं कि देश में आज जैसे लोग कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ रही होगी, पर कैपिटा इनकम के ऊपर कोई हम ज्यादा उन्नति नहीं कर पाए। पॉवर्टी से हमने नीचे से कुछ लोगों को ऊपर जरूर लाया है, पर जो चाहिए देश में मार्केट क्रिएट करना अपने गुड्स के लिए, अपने ही अगर प्रोडक्शन हो, हमारी मार्केट वो वैसे उस रूप में एक्सपैंड नहीं कर रही। चाइना से लोग गुड्स लेके उसके ऊपर हिंदुस्तान में बेच पा रहे हैं, और वो हमारे एम्प्लॉयमेंट को और मार रही है और कम कर रही है। एब्सोल्युटली, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम देखते हैं कि हमें और काम करना अभी बाकी है। या अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ही देख लीजिए, 1991 में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 0.5% के आसपास थी, बट अब हम देखते हैं कि 35 साल के सुधारों के बावजूद भी आज ये हिस्सा 1.8% से 2% के बीच ही घूम रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि इस बीच ऐसा क्या हुआ कि वियतनाम, चीन, बाकी जो देश हैं, वहां पर विनिर्माण जो निर्यात है उसमें काफी हमने सुधार देखा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा रेस में हम पिछड़ गए। इसका कोई कुछ एसेंस आप समझ पा रहे हैं शर्मा सर कि ये ऐसा क्या हुआ जो हम उस पेस में आने के बावजूद, वो माहौल बनाने के बावजूद, ये छोटे छोटे हमारी जो चीजें हैं, वो स्टेशंस जो हैं उस गाड़ी की रफ्तार के, वो छूट गए? शर्मा सर। देखिए, ऐसा है कि जो 1991 के रिफॉर्म्स थे वो ज्यादातर मैक्रो बेस्ड रिफॉर्म्स थे। मैक्रो लेवल पे जो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स हुई, जो एलपीजी की जिसकी हम बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिनका मैक्रो लेवल पे ही बहुत बड़ा असर भी हमें देखने को मिला है। अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी था 1991 में $270 बिलियन था लगभग कोई, तो अभी हमारा जो जीडीपी है वो 4100 बिलियन डॉलर है। 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी बने हैं, जो लगभग कोई 15 गुना इंक्रीज हुआ है उस लेवल से लेके। और एक्सपोर्ट, जैसे आपने खुद ही बात की कि 20 बिलियन डॉलर से कम था, अभी हम 860 बिलियन डॉलर का हमने लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड किया है। और फॉरेक्स हमारा 2 बिलियन डॉलर के पास था, जो अभी हमारा 676 बिलियन डॉलर है, जो आप देख सकते हैं कि कितने गुना हमारा जो फॉरेक्स इंक्रीज हुआ है। सेंसेक्स जो एक इन्वेस्टमेंट का एक मेजर इंडिकेटर है, वो 1000 से भी कम था। 1 जनवरी 1991 को सेंसेक्स 999 के पास था, जो 1000 से कम था। तो अभी सेंसेक्स आप देख सकते हैं कि 77,000 पे के आसपास होवर करता है। पर कैपिटा इनकम, जिसकी बात अभी दुआ साहब ने भी की, कि पर कैपिटा इनकम लगभग कोई 300 और $350 के बीच में था, जो भी लगभग कोई $3000 के बीच में है। 10 गुना बढ़ोतरी हम कह सकते हैं। और इंडिया का जो रैंक था ग्लोबल इकोनॉमी में, सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो 15 से लेके 20वें नंबर के बीच में प्रिवेल करता था, 16, 17, 18 ऐसे करके। अभी हम जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुके हैं, लेकिन कुछ वजह से जो डॉलर में, रुपये में जो गिरावट है, उसकी वजह से हमारा जो रैंक है अभी 6th पे, फिर हम वापस हम रिकवर करेंगे, हम 4th बनेंगे, 3rd भी बनेंगे। तो कुल मिला के जो मैक्रो नंबर्स हैं वो हमें बड़ी अच्छी पिक्चर्स दे रहे हैं। लेकिन जो माइक्रो लेवल पे, जैसे आपने बात की कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग में शेयर नहीं इंक्रीज कर पाए, हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी है वो भी खास तौर पे नहीं बढ़ा है, वो एक कारण है कि जो माइक्रो रिफॉर्म्स है वो इंडिया में अभी रिसेंटली, मैं ये कहूंगा कि 10-12 साल पहले ही ज्यादा फोकस में आई है। जैसे हमने पहले तो ये अपना इंडिजीनियस कैपेसिटीज के ऊपर ध्यान दिया, मेक इन इंडिया को हमने शुरू किया।
उसके बाद हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स सॉरी टू इंटरप्ट शर्मा सर, और उसके बाद यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं पॉलिसी लेवल से ज्यादा मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट इंटेंट के ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल इसलिए पूछूंगा, थोड़ा सा नए सिरे से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। हम देखते हैं कि 1991 में हमें भारतीय कॉर्पोरेट जगत का मजबूरियां भी समझ में आती हैं और उनकी इशू भी समझ में आते हैं। उस समय जाहिर सी बात है नकदी का संकट था, MRTP जैसे एक्ट जैसे थे, बड़े नियंत्रण हुआ करते थे, इसीलिए हमने लाइसेंस राज खत्म करने की बात की। लेकिन अब तो हमने चेंज किया है, चेंज करते करते मोदी सरकार में भी हमने देखा कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया और इसका नतीजा हमने देखा कि 2024 से 26 के दौरान जीडीपी में 4.5% से ज्यादा का कॉर्पोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अब हम देखते हैं कि भाई कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतिहास में सबसे मजबूत परिस्थितियों में इस वक्त, यह हमें समझ में आता है कॉर्पोरेट की वित्तीय सेहत। लेकिन उसके बावजूद, इतने भारी सुधारों के बावजूद, इतने मुनाफे के बावजूद भारत में आज भी कॉर्पोरेट निवेश करने से क्यों कतरा रहे हैं? भारत में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में निजी कॉर्पोरेट निवेश पिछले एक दशक में जीडीपी के 10 से 11% पर स्थिर बना हुआ है सर। आज भी हमको जीडीपी का 3.5% यानी कि 11 लाख करोड़ से ज्यादा का पब्लिक कैपेक्स सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। मुनाफा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कॉर्पोरेट क्यों पीछे है सर? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। अभी भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका जो ग्राउंडेड इफेक्ट है वो अभी भी बाकी है। बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर डबल डिजिट में ग्रो किया है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो वैल्यू एडेड है उसमें भारत अब चाइना से आगे है। अगर जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एवरेज है उससे चाइना 2% नीचे है, भारत 2% ऊपर है। तो कुल मिला के जो रिफॉर्म्स है उनके रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी सामने आने शुरू हुए हैं। लेकिन जो शेयर है, जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, मैं समझता हूं कि उसको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें एमएसएमईज के ऊपर खास ध्यान देना होगा। क्योंकि जो ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है, जो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, उनका तो ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा रहता है। जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का, उसी में लगभग कोई 40% के आसपास तो लार्ज जो एंटरप्राइजेस है उनकी तरफ से ही आता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे एमएसएमईज हैं वो बहुत पीछे हैं। अभी भी उनका जो टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% से ज्यादा नहीं है। एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। टोटल एमएसएमई तो कंट्रीब्यूट करते हैं 31-32%, लेकिन जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उनको हमें और ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। उनको एक अच्छी ग्रेट हैंड होल्डिंग चाहिए, तभी जाके वो आगे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। अब जैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, हमारे 38 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें अभी जो 8 एफटीए के आपने एमएसएमई का जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल सर। हो रही है। ये सर, मैं तो हमें उसके लिए मैं जोशी सर के पास और दुआ सर के पास भी आऊंगा। लेकिन शर्मा सर मुझे बताइए, क्योंकि आपने एमएसएमई का जिक्र किया, हम देखते हैं कि 1991 में जो असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से बैंकिंग और टैक्स के दायरे से बाहर थे, हमने उनको फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े और जो उस समय 1991 में जो टोटल करदाताओं की संख्या थी कुछ लाख थी, आज हम लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। उद्यम पोर्टल पर ही हम 4.5 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन देख चुके हैं। औपचारिक जो लोन मिलने का इश्यू है वो साफ लगभग हो चुका है। एक तरफ फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है सर कि कंप्लायंस बढ़ गए हैं, कंप्लायंस की वजह से फॉर्मलाइजेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन कंप्लायंस इतने हो गए हैं कि जो छोटे उद्योग हैं उनकी लागत नहीं बन पा रही है और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी वित्तीय ताकत के बल पर एक ऐसा माहौल बना रही हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट का शेयर जो है वो बड़ी कंपनीज की तरफ जा रहा है, लेकिन एमएसएमईज की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्या आप इस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था जब आपने पूछा है, तो लगभग सरकार अभी उसी को फोकस कर रही है। सरकार का फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पर्टिकुलरली जो कंप्लायंसेस है उनको रिमूव करना। 42,000 से ज्यादा जो कंप्लायंसेस है वो सिंप्लीफाई किए हैं। बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्ट्स थे उनको सिंप्लीफाई किया गया है। लेकिन इनका जो इफेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया कि खाली जो कंप्लायंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, जो एमएसएमईज का प्रॉब्लम है वो उनके फाइनेंसेस से भी जुड़ा हुआ है, वो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कई बार बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ओवरऑल जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स है उनके फेवर में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसके बराबर में नहीं रहते हैं, जिस वजह से जो सेक्टर है आगे एक ब्रेक थ्रू नहीं ले पाता है। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तब भी उनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, जो वैल्यू चेन है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए
बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ता है। तो कुल मिला के जो कंसंट्रेशन है वो एमएसएमईज की बहुत ज्यादा है, एमएसएमई बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है। अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखेंगे तो वहां का एमएसएमई सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है। अब आप यूरोप में देखिए, जहां एडवांस अमेरिका में देखिए, एमएसएमई 70-80% कंट्रीब्यूट करता है। यस सर। भारत में जो 30 और 40 के बीच में है, इवन चाइना में भी 50% से तो इन नटशेल, यस सर, जो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली में जो ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है ये एमएसएमई की, और जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म्स तब तक अधूरे रहेंगे जब तक एमएसएमईज तक वो जाकर के नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बैकबोन है, सबसे ज्यादा रोजगार वहां से आ रहा है एंड व्हाट नॉट। बट मैं थोड़ा सा वापस अब जोशी सर आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर जोशी, हम आज भी दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहले तो कृषि क्षेत्र में मुझे बताइए, उस समय के तमाम झंझावातों के बावजूद, जो मेरा पहला सवाल भी था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सेम कहानी हम कृषि की भी देखते हैं। 1991 में देश में जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 29-30% हुआ करता था सर। अब घट करके, और आप बार बार इस बात की वकालत भी करते रहे कि जब तक आपने कृषि क्षेत्र में नहीं बढ़ाया तब तक काम बनेगा नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद आज वो 29-30 से घट करके 15, 16, 14 पर अटका हुआ है सर। ये क्या मतलब, ये हम कहां चूक रहे हैं? और क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब आगे बढ़ती हैं, विकसित होने की कगार पर बढ़ती हैं, तो इसी तरह से कृषि का योगदान घट जाता है सर? इसको हम न्यू नॉर्मल माने? नहीं, ये एक बड़ा पॉजिटिव सिम्टम है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ता है और सर्विसेज का शेयर बढ़ता है, तो जो प्राइमरी इकोनॉमी सर्विसेज है उसका शेयर घटता है, और सर्विसेज में नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी घटता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिम्टम है, और ये बताता है कि इस विषम परिस्थिति के बावजूद भी हमारा शेयर इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग में और प्लस सर्विसेज में स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग में जहां तक शेयर का सवाल है कि जीडीपी का लगभग 16-17% अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, जबकि चाइना में 26 से 28% मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत का दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में शेयर केवल 3-3.5% है, बल्कि चाइना का 28 से 30% है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आप देखते हैं तो भारत की जो पीएमआई है, जिसको परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, वो भारत के अंदर 50 से आगे रही है पिछले 5-6 साल में, जबकि चाइना में और अमेरिका में गिरी है। इसका मतलब उनके मैन्युफैक्चरिंग ने एक सिंक लिया है जो भारत ने नहीं लिया है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई। अब जहां तक कृषि की बात हुई, कृषि के अंदर भारत ने बहुत ज्यादा सुधार किए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो मार्केट रिफॉर्म्स हमको करने थे, जिसमें आपने देखा कृषि आंदोलन भी हुआ, तो उसके अंदर दो चीजें, एक तो प्रोडक्टिविटी इज इंप्रूविंग इन एग्रीकल्चर, बट आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर की जहां तक आप बात करते हैं, आप देखिए डेयरी क्षेत्र में भारत के 1 या 2 गाय, मतलब फार्म, दैट इज द फार्म साइज भारत के अंदर, उसके बावजूद भारत का शेयर वर्ल्ड डेयरी प्रोडक्शन में 25% बढ़ गया है, जो कि मेरे ख्याल से उस समय काफी कम था, 16-17%। तो वो क्या है कि हमने उसमें प्रोग्रेस की है परेशानियों के बावजूद भी, क्योंकि हमने प्रोसेसिंग में भी प्रोग्रेस की है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि लैंड रिफॉर्म की बात है, मार्केटिंग की बात है, और जब लैंड रिफॉर्म नहीं होता है तो मैकेनाइजेशन को एग्रीकल्चर में यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा क्वालिटी पैरामीटर्स है, कोल्ड चेन है, गांव की लॉजिस्टिक्स है, और बट सर नए भारत में, जोशी सर एक चीज मैं बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूं अपने सवाल को। नए भारत के नए बच्चों को, लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि भारत का सर्विस सेक्टर, जो कि जीडीपी का 54% योगदान दे रहा है, लेकिन देश के केवल 25, 26, 27% लोगों को ही रोजगार दे रहा है, लेकिन इसके विपरीत भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जीडीपी में आज हम उसको 30 से घटा करके 14-15 पे ले आए हैं, लेकिन आज भी 45% आबादी, अब आप सोचिए 45% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि एक ऐसा सेक्टर जिस पर आपकी तवज्जो लगातार कम हो रही है, जिन भी वजहों से हो रही हो, टेक्निकल रीजन से हो, इच्छा शक्ति से हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें अभी भी आजीविका का हिस्सा बड़ा है, और जिन पर आप फोकस करना चाह रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पर उतना बोझ नहीं है आजीविका का। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम आने वाली पीढ़ी को?
नहीं, ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजीविका के लिए कृषि बहुत आवश्यक है, लेकिन है क्या कि नई जनरेशन जानना नहीं चाहती है। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन ए कंट्री ग्रोज इकोनॉमिकली। अब अमेरिका के अंदर या यूरोप में देखिए 2 से 5% तक पॉपुलेशन, मैक्सिमम 2-3% पॉपुलेशन ही ज्यादातर देशों में एग्रीकल्चर पे निर्भर है। हमारे यहाँ 45, और जबकि उसका जीडीपी में शेयर जो है वो लगभग उतना ही है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर ऑटोमेशन धीरे धीरे आ रहा है, लेबर की कमी हो रही है, इसलिए एग्रीकल्चर में भी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। और उसके लिए अब आप देखिए कि एआई टूल्स का भी कृषि के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अंदर इंडस्ट्री 4 एंड इंडस्ट्री 5, जो एग्रीकल्चर 4 एग्रीकल्चर 5 जो रिवॉल्यूशन है वो लाई जा रही है। ड्रिप इरिगेशन है, ड्रोन को यूज करके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, और यू नो द जी मैप्स को यूज करके उसकी मैपिंग वगैरह है, वो सब हम कर रहे हैं। तो उससे हमारी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट एग्रीकल्चर को हमको किसी तरह से ये बनाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव टू द न्यू जनरेशन। नई जनरेशन एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहती है। भारत ने बहुत सारे सुधार किए हैं उसमें। आप देखिए कृषकों को बहुत सारी योजनाओं के अंदर डायरेक्ट कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है। उसके अलावा हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी है, और बहुत तरह कोशिशें हो रही है। ये सर आप कह रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है दरअसल कृषि का ताना बाना, और लगातार ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा और एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच की आवश्यकता होगी। दुआ सर, अब मैं आ रहा हूं, हम एक चीज हम देखते हैं बार बार, एमएसएमईज का ही क्योंकि जिक्र हो रहा था। आपने अपने कार्यकाल में भी इस बात को पाया भी है, आपने लिखा भी है एमएसएमईज। अब हम देख रहे हैं सर कि 1991 में जो पूरा का पूरा उदारीकरण का जो पूरा सिस्टम हम लाए थे, उसकी जो हेडलाइन थी वो यही थी, लाइसेंस राज का खात्मा। तो आज भले ही हमने लाइसेंस राज का खात्मा कर दिया है सर, लेकिन आज हम देख रहे हैं, अभी शर्मा सर भी कह रहे थे और बाकी जगह भी हम देखते हैं कि एमएसएमईज की स्थिति आप देख लीजिए, और एमएसएमई मंत्रालय का डेटा ही आप उठा करके देख लीजिए। एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको दर्जनों सेंट्रल, स्टेट के, लोकल मशीनरी के तमाम कंप्लायंसेस का पालन करना पड़ता है, उसके रिटर्न से गुजरना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमने जो प्रक्रियात्मक जटिलता थी उसको तो हमने एलपीजी रिफॉर्म का एक तमगा लगा करके कोशिश करी कि खत्म कर दी, लेकिन दरअसल उसका डिजिटाइजेशन हो गया। वो प्रक्रियात्मक जटिलताएं वही हैं, बस हमने उसका डिजिटलीकरण कर दिया सर। ये एमएसएमईज की स्थिति देख करके लगता है। दुआ सर, आप इससे सहमत हैं? नहीं जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं जी। मेरा ये कहना है कि जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग कंपटीशन में खड़े नहीं हो पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए हमारा निर्यात इतना नहीं है जितना हो सकता है। अगर निर्यात में उनको कंपटीशन फेस हो रहा है तो वो कहाँ अपना सामान बेचेंगे? लोकल मार्केट में ही। उनके वहां पे लोकल मार्केट में या तो वो किसी बड़े उद्योग के एंसिलरी सप्लायर हैं, वो उसमें फिर कंपटीशन की कंपेटिटिवनेस की बात आती है, या वो हमारे कंज्यूमर कस्टमर्स देश के उनका माल खरीदे। अब प्रश्न है कि जो अमीर आदमी हैं, जो अपने दारिद्रता रेखा से काफी ऊपर वाले लेवल है, वो डायरेक्टली स्मॉल इंडस्ट्री से कुछ नहीं खरीदते। वो प्रोसेस्ड गुड्स को लेंगे या ऑर्गेनिक गुड्स को लेंगे। आजकल वैसी चीजें हो रही हैं। पर जो हमारे अगर जो कृषि में काम करने वाले, जो डिपेंड करते हैं, 45% आपने जो वर्कर्स बताए और उसके ऊपर जो इतने लोग अवलंबित हैं, वो, और हमारे यहाँ मिडिल क्लास अगर बढ़े तो तभी ही डिमांड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लोकल डिमांड बढ़ेगी। पर हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम, जोशी जी, हमारे शर्मा जी ने जरूर बताया कि 10 गुना हो गई, पर अभी भी जिस रेट पे हमारा जीडीपी बढ़ा है, तब भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम अभी भी हम बॉटम लेवल में हैं। मतलब कि अगर हम 3 भाग करें, रिच,
मिडिल क्लास और पुअर, तो हम नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं। अभी भी अपना पर कैपिटा इनकम, उसका लिए जरूरत आवश्यकता मैं बार बार कहता रहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की है। एम्प्लॉयमेंट कृषि में हो, एम्प्लॉयमेंट आयोग में हो, सर्विसेज में हो, वो अगर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ला पाए, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। यस सर। उससे सर एक छोटा सा इंटरवेंशन दूंगा सर, इफ यू अलाउ मी। यस, एक छोटा सा इंटरवेंशन। आपने कहा कि सर वो ग्लोबल नहीं हो पा रहे। आज हम देखते हैं सर कि भारत में जो कुल निर्यात का हिस्सा है एमएसएमईज का, आधा वहीं से आ रहा है सर। हम उसको अक्सर एक्सपोर्ट का बैकबोन कहते हैं। लगभग 49%, लगभग आधा जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में एमएसएमई से जा रहा है। आपने रोजगार की बात करी, रोजगार भी सर सबसे ज्यादा एमएसएमईज के द्वारा ही आ रहा है। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। पर आप ये देखिए जी, उनकी संख्या कितनी है हमारी एमएसएमईज की। हमारा संख्या एमएसएमईज की लार्ज इंडस्ट्री की तुलना में कितनी है? उन्होंने जो स्मॉल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है, वो प्रोडक्ट कितना बनता है, उनके जो उनके नंबर या उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है। लार्ज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करती। लार्ज इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट सीकिंग ज्यादा है, और उसके बाद जैसे आपने कहा वो देश में वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बाहर करने को तैयार हो जाते हैं, या वो अपने कमोडिटीज में, कमोडिटीज ज्वेलरी हो, प्रोडक्ट्स हो, लग्जरी गुड्स हो, उनमें रियल एस्टेट हो, उसमें ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एक रूप है स्किल डेवलपमेंट, हमें अपने एजुकेशन में लाना बहुत आवश्यक है। हाई स्कूल की लेवल में और कॉलेज लेवल में हमें स्किल ओरिएंटेड, वोकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन को करने की जरूरत है। आप ये करेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी। आज जो भी हम कह रहे हैं, कोई कहता है 10% अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ में, कोई आंकड़े दे रहा है नहीं 40% है, तो कहीं ना कहीं बीच में होगी। तो मेरा ये क्या कहना है, आप इन दो चीजों के ऊपर ज्यादा भराव दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी मिडिल क्लास बढ़ेगी, और मिडिल क्लास बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरे जो भी बाहर नहीं निर्यात कर पा रहे वो देश के अंदर ही। तो यानी कि सर आपकी बात का मैं टेक अवे लूं तो एक तो आपको एजुकेशन में रिफॉर्म लाना है और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में थोड़ा सा और आपको काम करना है। ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट बिग रिफॉर्म आपकी तरफ से। शर्मा सर, और भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो 5 बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जिसको हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत के दरमियान हमने उसको एक समअप करने की कोशिश की है, और जो हमारे तीनों पैनलिस्ट भी यहाँ पर भी बोल रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक बहुत ज़्यादा जिसकी आवश्यकता है, लगातार क्यों चाहिए ये भी आप अपने ग्राफिक्स में देख रहे होंगे। इसके अलावा जैसा सर ने भी कहा है, आपको लगातार सिंगल विंडो क्लियरेंस ऐसा लगता है कि कागजों में ज़्यादा है, ज़मीनी स्तर पर कम है, तो कारोबारी सुगमता पर भी आपको काम करना है। कृषि सुधार में भी तो लगातार हमको काम करना है, और रिसर्च एंड इनोवेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर दुनिया की कोई ताकत बिना R&D के ताकत बन ही नहीं पाई। आप दुनिया के इतिहास उठा करके देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद हम R&D में क्यों पिछड़े हुए हैं? रिसर्च बजट हमारा GDP का 1% भी आज तक क्यों नहीं आ पाया है? ये ऐसा प्रश्न है जिसकी गुत्थी सुलझती है नहीं, जबकि हमको सब मालूम है। तो नेशनल रिसर्च फंड आपको बनाना है, उसको बढ़ाना है। AI सेमीकंडक्टर जैसी तकनीक भारत खुद बनाए, इसके लिए R&D बढ़ाना पड़ेगा आपको। मेडिकल में R&D बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन जो अभी दुआ सर कह रहे थे, ओवरऑल R&D का पार्ट है। ये सारे रिफॉर्म्स आपको करने होंगे नेक्स्ट बिग रिफॉर्म्स के। उसमें संक्षेप में जाते जाते शर्मा सर, आपकी नजर में अब नेक्स्ट बिग रिफॉर्म क्या होगा सर? देखिए, आपने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स मेंशन किए हैं, और मैं जो प्रोफेसर जोशी साहब ने बताया एग्रीकल्चर के ऊपर के हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी, उसके ऊपर और रुझान बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, जब तक जो एग्रीकल्चर इनकम्स नहीं बढ़ेंगी, तब तक मैन्युफैक्चरिंग भी उस स्पेस में नहीं जाएगा। क्योंकि जो डिमांड है, आप सीधे तौर पे देखिए कि 45% आपने बताया कि पॉपुलेशन जो है दैट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप सीधे तौर पे बात है कि 45% डिमांड तो हमारी एग्रीकल्चर से आ रही है। अगर उनकी इनकम कम रहेगी तो हमारी 45% डिमांड तो वैसे ही इंपैक्टेड है। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करता है डिमांड के साथ। जितना डिमांड ज्यादा होगी उतना मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा। और सुधारों की आपने बात की, जैसे
दुआ साहब ने बताया कि जो एमएसएमईज के ऊपर खास फोकस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ठीक है, 40% 45% एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका सप्लाई चेन हमें देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्टली ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्टेड है या फिर उनका जो सप्लाई है वो लार्ज एंटरप्राइजेस है जो उनके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। और तीसरा जो सुधार की बात है, जो आपने R&D की बात की है, उसमें हमें यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को बहुत तेज गति से, बहुत सुदृढ़ तरीके से कनेक्ट करने की जरूरत है। अच्छे सुझाव आपने दिए शर्मा सर। इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं होंगे तब तक R&D। एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका सर पूछूंगा, आप इंडस्ट्री में इतने पुराने महारथी हैं सर, ये जो हम सिंगल विंडो कहते हैं सर, ये सिंगल विंडो है भी धरातल पर या नहीं है सर? क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है भारत का स्ट्रक्चर, राज्य अलग है, केंद्र अलग है, राज्यों के अंदर भी अलग अलग बॉडीज हैं। ये सिंगल विंडो कभी है? अभी गवर्नमेंट काम कर रही है इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो पे, 10 दिन में परमिट मिल जाने पे बात आज भी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में है क्या सर सिंगल विंडो जैसा कुछ प्रैक्टिकल चीज है या नहीं? देखिए, सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो में मैं ये जो प्रॉब्लम है वही है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। सरकार जो उसमें रिफॉर्म्स कर रही है, वो जो रिफॉर्म्स है वो एमएसएमई को कई बार नहीं पता चलते, उनको सिंगल विंडो को कैसे यूज करना है। जैसे हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम अपने जो मेंबर्स उनको बताते हैं कि सिंगल विंडो को आप इस तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं, तो लेकिन उसका जो बहुत मास लेवल पे जो अब हमारे एमएसएमईज देखिए कि लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास एमएसएमईज होंगे भारत में, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर में। तो अब इतने लोगों के पास उसको अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। इंडस्ट्री बॉडीज प्रयास करती है, सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो जो उसका जो लाभ है उससे कई बार बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। हमने काफी सर्वेज में देखा है कि लोगों को कई बार जो रिफॉर्म्स हो चुकी होती है उनको मालूम नहीं होता है कि ऐसी भी कोई रिफॉर्म है जिसको हम ज्यादातर अवेल कर सकते हैं। उसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भारत में होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ बड़े ग्राउंड लेवल पे उठाया जा सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा जो हमको समझ में आता है, इस सिंगल विंडो जो है ये दरअसल एक, इसलिए देखिए कोशिश की है गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे अगर आप देखेंगे तो आज 32 केंद्रीय विभाग और 32 राज्यों की जो मंजूरियों को जोड़ करके 8.5 लाख से ज्यादा मंजूरियां मिली हैं, ये भी एक फैक्ट है। बट अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि सिंगल विंडो आवेदन करने की मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो एक फॉरवर्डिंग एजेंट जिसे कहते हैं ना, डाकिया, वो बन जाता है। मसलन आपको महाराष्ट्र या यूपी में अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है तो NSWS पर प्रोफाइल बनाने के बाद भी आपको अपने राज्य के पोर्टल पर आना पड़ेगा, ठीक है? तो वो वहां आपको रीडायरेक्ट कर देगा वो, राइट, वापस से। अब आप फिर से राज्य के पोर्टल में आइए, फिर से आइए। तो कभी कभी लगता है कि लॉगिन करने के बाद भी राज्य के पोर्टल में अब पोर्टल का सर्वर डाउन है, सिंगल विंडो पूरी तरह से असहाय हो जाती है। मैं छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये वो चीजें हैं जो हमें, अप्रूवल्स वही है, अप्रूवल्स आपको उतने ही लेने पड़ेंगे जो भी है, लेकिन आपको एक कनेक्ट है जो एक सिंगल स्पेस पे मिल रहा है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो सिस्टम भी स्मूथ हो ना सर। हाँ, वो भी वो रेफरल, जैसे वो अस्पताल होते ना, कि वो अस्पताल नहीं होते, वो रेफरल सेंटर्स ज्यादा हो जाते हैं। आपने दिखाया, बोल देंगे जी यहाँ से इसको बड़े शहर लेकर के जाओ, तो वो ना रहे अस्पताल, मतलब कि इलाज मिले। तो सिंगल विंडो भी मतलब सिंगल विंडो में गए और वहां पर आपका काम हो गया, फिर आपको दूसरे पोर्टल में भेज दे रहा, तो फिर सिंगल विंडो का क्या मतलब? बट बहरहाल ये छोटा सा क्रिटिसिज्म इसलिए ताकि हम जमीनी हकीकत को पहचाने और आगे बढ़ने के लिए हम इन व्यवस्थाओं में दुरुस्त करें। रातों रात चीजें नहीं होती हैं साहब, धीरे धीरे चीजें होंगी, और इसी उम्मीद में कि अच्छी चीजें आगे बढ़ती रहें, हम सबक लेते रहें, सीख लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इस पेचीदा विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू दुआ सर, जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर, आप तीनों ने समय निकाला। धन्यवाद जी। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे, अगर आप वाहन मालिक हैं और बार बार PUC यानी कि पॉल्यूशन